हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम के हर एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो क्लासेस दी जाती है हमारे द्वारा वो पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाता है। दोस्तों, इसमें एमसीक्यू के माध्यम से भी कराया जाता है और थ्योरी की क्लासेस के माध्यम से कराया जाता है। हर सब्जेक्ट्स की नियमित क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। गणित की क्लासेस अलग चल रही हैं, छत्तीसगढ़ की अलग चल रही हैं, भारत का जो सामान्य अध्ययन है उसका क्लासेस अलग चल रहा है, आपका करंट अफेयर्स का अलग चल रहा है। सभी प्लेलिस्ट एक साथ आप लोगों का बना हुआ है। दोस्तों, आप सब जा कर के देख सकते हैं, अलग अलग बना हुआ है और वहाँ से आप जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान समय में काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर प्रयोगशाला परिचालक का आप एमसीक्यू सीरीज़ लेके आइए, तो उसके लिए आज से हम लोग प्रयोगशाला परिचालक का एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों कि प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त को होगा और उसका सिलेबस कुछ आप सभी जानते हैं। दोस्तों, 100 नंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और वो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसका सिलेबस हम अभी जानते हैं। इससे पहले कुछ लाइन आप लोगों के लिए, इसे ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, कि प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं, जो छोटे छोटे एफर्ट डालते हैं, वो भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा डेली पढ़िए दोस्तों, थोड़ा टारगेट आप अचीव करते चलिए और उसे पूरा करने का पूरा कोशिश कीजिए। दोस्तों, निश्चित ही आप लोगों को सफलता जल्द ही प्राप्त होगी। इसलिए रेगुलर बने रहिए, भले ही कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखें। दोस्तों, नियमित 4-6 घंटा आप हर दिन पढ़ें, सफलता उतनी ही जल्दी आप लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों, सिलेबस में आप लोगों का एक तो है 40 मार्क्स का जो है वो आपका सीजी रहेगा और प्लस ज्योग्राफी रहेगा, वो भी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब ये दोनों सेक्शन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा एंटायर सिलेबस नहीं है। मानता हूँ कि साइंस का जो सिलेबस होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों का पूरा तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो विगत वर्ष में प्रश्न आए हुए हैं उसे भी पूरा हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में उसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की क्लासेस आप लोगों की बनी हुई है। दोस्तों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नाम से आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़। और दूसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ का, वर्तमान में अभी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी चालू किया हूँ, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास देख चुके हैं, साहित्यकार का सेक्शन चल रहा है, जनजाति और कला संस्कृति का भी आप लोगों का वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और अपनी थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। थ्योरी में पूरा डिटेलिंग के साथ बताया दोस्तों, और एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो आप लोगों का एक प्रकार से क्विक रिवीजन सीरीज़ है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा दोस्तों, और जो लोग अभी कम समय में तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये एमसीक्यू सीरीज़ बहुत कारगर होगा। तो आप लोग टॉपिक को पढ़ते चलिए और एमसीक्यू के माध्यम से हम अभी पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट करा रहे हैं आप लोगों का। वो सीरीज़ आप जरूर से देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात ये दोस्तों कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, इसका भी हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। याद रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का। ये सीरीज़ जो है आप लोगों की वो आपके आबकारी आरक्षक में भी काम आएगा, आपका प्रयोगशाला परिचालक में काम आएगा, आपका अमीन पटवारी में काम आएगा और आपके विभिन्न एग्जाम जो सीजीपीएससी या सीजीपीएफएम लेते हैं उसमें काम आएगा। ये जो हमारे द्वारा सीरीज़ दिया जा रहा है, जो मैराथन क्लासेस रहेंगी, जो आपके करंट की क्लासेस रहेंगी, छत्तीसगढ़ की क्लासेस रहेंगी, गणित की क्लासेस रहेंगी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मौजूद रहेगा। आप चाहें तो वहाँ से अनगिनत बार पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को ये ध्यान देना है दोस्तों कि आप लोगों को किस प्रकार से अभी अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए प्रयोगशाला परिचालक के लिए। जैसे कि मैंने सिलेबस बताया आपको, या आप पहले से जानते हैं, 40 प्रश्न का जो छत्तीसगढ़ और ज्योग्राफी आएगा वो जीएस का सेक्शन हो गया और 60 प्रश्न जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि इन सभी सब्जेक्ट्स को हर दिन पढ़ना है। मैंने कहा
थोड़ा पढ़ो कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ो दोस्तों। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी वर्तमान समय में अपना समय को बांट देना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए दोस्तों, जिसमें आपको हर दिन क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स, बायो भी आपको पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, ये जो सेक्शन है आपका काफ़ी वेटेज रखता है। कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स भी 20 प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री भी 20 प्रश्न रहेगा और बायोलॉजी भी 20 प्रश्न रहेगा। तो इसको आपको डेली तो देखना ही है, कम से कम इसको आपको हर दिन 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए दोस्तों। 1.5 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको समय निकालना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो दोस्तों 4.5 से लेकर के आपका 5 घंटा साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस की तैयारी, साइंस कैसे तैयारी करेंगे आप, एक तो एनसीईआरटी की तैयारी करें, एनसीईआरटी की बुक ले लें, एनसीईआरटी से तैयारी करें, और दूसरा हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए लाया जा रहा है वहाँ से आप लोग इसे कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो पीवाईक्यू के माध्यम से जो तैयारी होगा, एमसीक्यू के माध्यम से जो तैयारी होगा, वो काफ़ी आपका एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए वो ज़रूर से आप देखिएगा दोस्तों। दूसरा बात ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपका तो हो गया कि 5 आवर्स आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको सबसे देखना इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या अपने आप में बहुत बड़ा एक एंटायर सिलेबस है। इसमें आपको भूगोल भी पढ़ना है, आपको प्रशासन भी पढ़ना है, आपको इतिहास भी पढ़ना है, जनजाति भी पढ़ना है, कला भी पढ़ना है, साहित्यकार भी पढ़ना है, नगरीय निकाय पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी देखना है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण भी देखना रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको 2 आवर्स 2 घंटा छत्तीसगढ़ को भी डेली देखना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका सिलेबस समय पर ख़त्म हो सके। ठीक है, 2-2 घंटा करके आप पढ़ेंगे, 2 से 2.5 घंटा, तो आप लोगों का छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 to 2.3 आवर्स कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का जो बच जाएगा वो रहेगा आपका ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए आप अगर हर दिन 1 से 1.5 घंटा भी समय निकालेंगे तो आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और जल्द ही आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज़ भी हम लोग ला रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा परीक्षा के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ना ज़रूरत पड़े। आप लोगों के लिए कंप्लीट पूरा पैकेज बना दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क है दोस्तों। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सीजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक हम लोग मैराथन भी और मिक्सअप क्वेश्चन भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए एमसीक्यू का, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलता रहे। और साथ ही साथ ये वीडियो उन तक ज़रूर से पहुंचा दो दोस्तों, जो लोग निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं, जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, चलिए, इतनी सारी जानकारी है दोस्तों। तो आप लोगों को मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए, 5, 6, 7, 8 से 9 घंटा अगर आप अभी से ही टाइम निकालेंगे, 1 महीना की स्टडी भी करेंगे, तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग काफ़ी अच्छे स्तर पर रहेंगे। ठीक है, चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं कम क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दिया जाएगा आप लोगों के लिए, और लंबे लंबे वीडियो डालेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों का क्वेश्चंस भी ना छूटे और पढ़ाई भी काफ़ी इफेक्टिव रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के साथ। एक मानव शरीर का भार होता है, देखिए एक मानव शरीर का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, या पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। मानव शरीर का जो भार होता है, जो वेट होता है, ये वेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मानव शरीर का जो वेट होता है, भार होता है, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है या कम होता है, ये स्टेटमेंट बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ध्रुव। ठीक है, पोल्स, इंग्लिश में बोलते हैं ध्रुव को, पोल्स बोलते हैं। जो पृथ्वी के जो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल होते हैं। ये आपका पृथ्वी है दोस्तों, यहाँ पर आपका हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी पोल, और ये हो गया साउथ पोल हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसका वजन सर्वाधिक होगा। कहीं पे और अगर ये विषुवत रेखा होती है, जिसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं ये पृथ्वी का, और ये आपका 23.5 डिग्री क्या होता है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। और ये जो रहता है आपका, ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये इंग्लिश में क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई व्यक्ति यदि साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे खड़ा है तो उसका वेट सर्वाधिक होगा उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब पृथ्वी से अगर ग्रेविटी
गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स, अगर ख़त्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए मान लीजिए, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या चीज़ें होंगी? ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। दूसरा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। यदि पृथ्वी का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा मतलब चांद वाली स्थिति बन जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा या फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, लेकिन परंतु आपका भार वही रहेगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये याद रखिएगा, अगर भार शून्य हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे ज़ीरो है, तो क्या होगा? मास लेकिन वहीं पे वही रहेगा। जो मास है, जो इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान बोलते हैं जो, वो एज इट इज़ रहेगा, वही रहेगा द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ था दोस्तों, द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो ऐड कर लेंगे लाइन को कि मास वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। अपने अक्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सिस। अपने एक्सिस में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसे निम्न में से किस कारण से होता है? ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? ये मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का शेप कैसा है दोस्तों? सर्कल नहीं है, अंडाकार का है, ऑब्लागेंटा शेप है, याद रखेंगे, इसे भी प्रश्न करता है। तो इसका जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का आपका क्या करता है? चक्कर लगाता है, परिभ्रमण करता है। तो ये किस वजह से होता है? अब केंद्रीय बल या केंद्र विमुख बल या गुरुत्वाकर्षण बल या फिर इनमें कोई अन्य बल? अब केंद्रीय मतलब होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, जो फोर्स बाहर की ओर लगता है। अब केंद्रीय बल जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल की या इसकी कमी, तो ये तो गलत ही है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका केंद्राभिमुख बल, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए जो ये अब का चंद्रमा है इसके झुकाव इसके एक्सिस पर ही रहता है, ठीक है, इसीलिए इसके चारों ओर ये घूमता है। तो याद रखेंगे, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह किस कारण होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। पीटेंगे मतलब अंदर घुसेंगे दोस्तों, समझ लिए, पीटना है मतलब अंदर घुसना है, तो केंद्राभिमुख बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की काल अवधि, लोलक की कला अवधि, ये जो है आपका काल अवधि होगा दोस्तों, ठीक है, इसे काल अवधि कर लेंगे। लोलक को बोलते हैं इंग्लिश में पेंडुलम दोस्तों। जो घड़ी में इस प्रकार रहता है, यदि ये घड़ी है मान लीजिए, तो कुछ कुछ घड़ियों के बीच में ऐसे एक रहता है, वो ऑसिलेट करते रहता है, लेफ्ट राइट ऐसा, ठीक है। तो ये कालावधि है, किस पे डिपेंड करती है? प्रश्न कर रहा है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, मतलब मास के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लोलक की काल अवधि दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है लंबाई के ऊपर, ठीक है। टोटली ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। टाइम पीरियड बराबर क्या होता था? टाउ बराबर होता है दोस्तों 2π/√L/g। एल क्या है यहाँ पर? लेंथ हो गया दोस्तों, और जी आपका ग्रेविटी हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है, जैसे मैंने बताया आपको, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। गर्मियों में सुस्त होने का कारण यही है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाता है। जबकि आपका ठंड में देखा जाए तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चल सकती है तीव्र गति से? जब इसकी लंबाई कम होगी, और लंबाई कब होगी? शीतकाल में होगी दोस्तों, मैं ठंड में बताया हूँ आपको अभी जस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का एस्केलेपेशन या स्केप वेलोसिटी क्या है? स्केप वेलोसिटी मतलब कि पलायन वेग। यदि मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी से कोई चीज़ अगर हम लोग आसमान में या स्पेस में फेंकते हैं, तो वो पृथ्वी पर वापस ना आने के लिए किस स्पीड से भेजा जाए, ऊपर फेंका जाए कि वह वापस ना आए।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा। पलायन वेग कहने का तात्पर्य वही है कि हम लोग जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं दोस्तों, तो रॉकेट क्या स्पीड से लॉन्च करें कि वो वापस पृथ्वी पर ना आए, पृथ्वी की ग्रेविटी से वो बाहर चले जाए। ठीक है, ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये पर सेकंड का बात हो रहा है, पर सेकंड की बात हो रहा है। सोचिए, मतलब 11.2 किलोमीटर मतलब किलोमीटर क्या हो रहा है पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है हर एक सेकंड में। मतलब सोचिए कि जब आपका श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होता है और यहाँ पर आग निकलती है दोस्तों, तो कितना स्पीड से जाता है वो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि इसका स्पीड हमेशा याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहता है, तभी वो पृथ्वी पर वापस नहीं आता और पृथ्वी के आपका एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को जरूर से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे फंसा सकता है। 11.2 किलोमीटर पर हॉर कर सकता है, या पर मिनट कर सकता है, या पर आपका सेकंड कर सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, स्पीड से, वेलोसिटी से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चले जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी? तो देखिए, सबसे सिंपल बात है कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम लोग भेज रहे हैं किसी चीज़ को आकाश में या आपका अंतरिक्ष में, तो वो वापस बिल्कुल आएगी, क्योंकि पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से उसे जाना चाहिए, तो वो वापस पृथ्वी पे आकर के गिर जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए, अगर हम लोग वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें वेग को, तो संवेग जो मोमेंटम होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोमेंटम भी याद रखेंगे दोस्तों, वो भी 2 गुना हो जाता है। यदि वेग को अगर 2 गुना कर देंगे तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि P = mv होता है दोस्तों। अगर हम लोग v को बढ़ाएंगे 2 टाइम्स तो P भी बढ़ेगा आपको 2 टाइम्स, याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, वेग बढ़ा रहे हैं, तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ठीक है, आभासी बल मतलब कि इमेजिनरी फोर्स कौन सा है इसमें से? एक अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया, या अपकेंद्रीय बल, या फिर प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल मैं आपको बताया ये क्या होता है। अभी केंद्र के अंदर है, मतलब सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी बताया मैं आपको सेंट्रीपिटल, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल, ये बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है। तो जो आभासी फोर्स होता है, जो एपरेंट फोर्स होता है दोस्तों, एपरेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपरेंट फोर्स, या इसी को ही बोलते हैं पिसिडिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है, ये जो एक इसका नाम ही आभासी है दोस्तों। तो ये जो बल है वो किसी त्वरित संदर्भ में होता है, मतलब कहने का मतलब है ये किसी भौतिक बल के कारण नहीं होता है। ये एक ऐसा बल है जो हमेशा लगता है ही लग रहा है, मतलब कंटिन्यू लगता है, लेकिन वास्तव में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए आप क्या ले सकते हैं हम लोग? इसका सही उत्तर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। जो अपकेंद्रीय बल है वो आभासी बल की तरह ही कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लगता है बल, लेकिन ये दिखाई नहीं देता, मतलब ये महसूस होता है, ये समझ लीजिए एक प्रकार से, इसलिए इसका नाम क्या है? आभासी बल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है आपका आइजैक न्यूटन। न्यूटन यहाँ पर एक देखिए, ये एक वृक्ष है दोस्तों, इसमें बहुत सारा क्या लगा हुआ है? आपका सेब लगा हुआ है, ये सेब लगा हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, अब ये बैठे हुए हैं भाई, न्यूटन भाई बैठे हुए हैं, एक दिन आराम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब ये उन्होंने देखा कि ये एप्पल जाकर कैसे ज़मीन पर गिर गया, तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये ग्रेविटी लग रहा है, इस वजह से ये ज़मीन में गिर जा रहा है। बार बार ऐसे ही फलों को गिरता हुआ देखा उन्होंने, और इस प्रकार से उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? ग्रेविटेशनल का सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कि ग्रेविटी का सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये काम किया दोस्तों अभी, है ना। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अब केंद्रीय मतलब कि बाहर की ओर बल लग रहा है, या उपवहन
देखिए ये तो अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं आपको बता दिया हूँ, जो बाहर की ओर लगता है। अपोहन क्या होता है दोस्तों? डायलिसिस को कहते हैं। जैसे आपका गुर्दे का डायलिसिस करते हैं लोग, वो डायलिसिस है दोस्तों। ये वॉशिंग मशीन से रिलेटेड नहीं है। उत्क्रम प्रसारण मतलब कि आपका रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस है दोस्तों। ऑस्मोसिस क्या होता है? जिस प्रकार से मान लीजिए आपने एक किशमिश को पानी में भिगो के रख दिया है। पानी में क्या कर दिया है? एक किशमिश को भिगो के रख दिया है दोस्तों। तो रात भर रखने के बाद ये क्या हो जाता है? फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यही क्या है? एक प्रकार का ऑस्मोसिस का प्रोसेस है दोस्तों। और यदि ये प्रोसेस अगर उल्टी होने लग जाए तो उसको रिवर्स उत्क्रम प्रसारण कहते हैं। ठीक है, ये भी वॉशिंग मशीन से संबंधित नहीं हुआ, ये दोनों ही गलत हो गए दोस्तों। विसरण डिफ्यूजन है और डिफ्यूजन भी इससे संबंधित नहीं है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब केंद्रीय बल मतलब ये देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्या? मोटर लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग कपड़े डाल देते हैं। ऐसे कपड़े डालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये जो मशीन है मोटर है, ये आपके कपड़ों को बाहर फेंकता है और बाहर जो ड्रम्स लगे रहते हैं उसमें कुछ कुछ आपके डायमंड कट रहते हैं, आप देखे होंगे अगर आपने वॉशिंग मशीन देखा है तो। उससे ये टकरा करके धुलाई करता है वॉशिंग पाउडर डालने पर, और इस प्रकार से आपके वॉशिंग मशीन काम करता है और कपड़ा धुल जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि अपकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपका वॉशिंग मशीन की धुलाई होती है। ठीक है, कपड़ों की धुलाई होती है, आई मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री हमने देखा है बहुत सारे फिल्म्स में कि स्पेस पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका क्यों नहीं रहते हैं, हम लोग स्पेस में क्या उड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे, अपने जो भी रहता है उनका यान बोले उसमें उन लोग उड़ते रहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ पर, या फिर वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है। श्यानता का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पर। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या फिर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। सिंपल सी बात है, स्पेस पे किसी भी प्रकार का दोस्तों ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे वायुमंडल दाब भी कम होता है, पर इसका ये कारण नहीं है कि उन लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते इसके कारण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति का नियम किस पर आधारित था दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो साइंस वाले होंगे ये समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जड़त्व का नियम था दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों जड़त्व का नियम? जड़त्व का नियम वह कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। मतलब कोई सामान अगर पड़ा हुआ है तो वो एज इट इज पड़े रहेगा, जब तक उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगाते हैं। यही क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और वस्तु कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही उसी दिशा में चलती रहेगी, वैसी दिशा में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि वस्तु जो है अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो विराम में हो या फिर आपके गति अवस्था में हो, वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाते। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का पहला नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण कैसा है? जड़त्व जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गुण कैसा है? किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, या केवल गतिशील वस्तु में होता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्रत्येक वस्तु में। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का नियम होता है। मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी वस्तु में जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक उसकी अवस्था नहीं बदलेगी। तो ये हर एक वस्तु पर रहता है, चाहे वो प्राणी ही क्यों ना हो, चाहे ये एक पेन क्यों ना रखा हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, या डी आपका डाइन। कार्य का मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, या तापक्रम, या ऊष्मा, या फिर ऊर्जा। तो जो मैडम क्यूरी थी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज किया था उन्होंने, इसलिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो उसकी इकाई क्या है? आपका क्यूरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए 1969, बी 1971, सी 1983, या डी 1991। तो याद रखेंगे मात्रकों जो यूनिट होते हैं, जो इकाई होते हैं दोस्तों, उसको आपका इंटरनेशनल जो आपका पद्धति होता है उसमें कब लागू किया गया था? तो 1971। भारत में ऐसा ही पद्धति चलता है दोस्तों, ऐसा यूनिट है ना। तो याद रखें 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी की इकाई है, जबकि बाकी सब क्या है, समय की इकाई है दोस्तों। तो इसलिए इसका उत्तर क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? जो आपका घड़ी रहता है उसमें जो स्प्रिंग रहता है दोस्तों, उसमें किस प्रकार का एनर्जी रहता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी या फिर स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। देखिए रासायनिक ऊर्जा तो हो ही नहीं सकता पहला चीज़, और इसमें ऊष्मा भी कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है, थर्मल नहीं निकल रहा है, इसलिए ऊष्मा भी नहीं होगा। बचा अपने पास दो ऑप्शन, एक है स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। मतलब कि एक है जो आपका डायनेमिक एनर्जी है दोस्तों, और दूसरा है आपका स्टैटिक एनर्जी। तो याद रखेंगे आपका जो स्टैटिक है पोटेंशियल है, और यही आपका क्या है, स्थिति ऊर्जा है। देख स्थितिज ऊर्जा है, याद रखेंगे दोस्तों, स्थितिज है। ठीक है, स्थितिज है, इसे आप लोग स्थितिज कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 20 प्रश्न दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस आज के, जो कि आपके आने वाले विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके लाइक करने से हमको एक फीडबैक मिलता है दोस्तों, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका रेस्पॉन्स चाहते हैं। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहे तो हम आपके लिए और मेहनत करें, और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, और अच्छे से पढ़ाएं, और अधिक समय दें आपको। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, बने तो अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको निःशुल्क पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, संविधान हो, साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या हिंदी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्दी। धन्यवाद।